बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय बाज़ारों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक बहुत ही ख़राब नोट पर। देखिए, सिर्फ एक इंडेक्स है जो ग्रीन में है, वो है निफ्टी IT, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन इससे पहले कि अगर आप पाँचों इंडेक्स देखेंगे और उसमें ख़ास तौर से अगर आप फोकस करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप पर, ये बता रहा है कि इस समय मार्केट में दुख, दर्द, पेन कितना है। हालांकि अभी 2 बजे से पहले शायद मार्केट थोड़ी होप में PM की स्पीच को लेकर या जस्ट एक्सपायरी से पहले थोड़ी सी हल्की से रिलीफ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। लोअर लेवल से मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी दिक्कत मार्केट में काफ़ी है। और आज वो जिसे कहते हैं ना, हम जो बात कर रहे थे कि चीखें निकलने वाली जो मार्केट की गिरावट है, शायद आज वो है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आपको यही कह रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून। बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जब हम इस तरीके की बातें करते हैं। खैर एनीवे, मार्केट है और रियलिटी, सच का सामना ज़रूरी है। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में तनाव और गहराने से गैप डाउन के बाद भी बाजार में भारी बिकवाली। थोड़ी रिकवरी के बावजूद निफ्टी 500 पॉइंट टूटकर एक साल के निचले स्तर के करीब पहुंचा। बैंक निफ्टी 1600 पॉइंट से ज़्यादा नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में बिकवाली और ज़्यादा। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 17% उछलकर 26 के पार। ईरान US युद्ध पर एक्शन में PM मोदी। लोकसभा में वेस्ट एशिया संकट पर देंगे बयान। अब से थोड़ी देर में शुरू होगा संबोधन। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों पर। आज 24 पैसे कमज़ोर होकर 94 के करीब पहुंचा। महंगे क्रूड से इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका से बढ़ा दबाव। एक महीने में रुपया करीब ₹2.5 टूटा। ईरान वॉर और महंगाई की आशंकाओं से गोल्ड सिल्वर में जोरदार बिकवाली। MCX पर 13,000 रुपए तो चांदी में करीब 25,000 रुपए का इंट्राडे डाउन स्विंग। चांदी के भाव 2 लाख रुपए के नीचे आए। गोल्ड और सिल्वर ETFs में भारी गिरावट। चांदी ETF 13 से 14% तक फिसले। आज मेटल शेयरों में तगड़ी गिरावट। इंडेक्स करीब 5% टूटा। कॉपर कीमतों में गिरावट के चलते हिंदुस्तान कॉपर 8% नीचे। वहीं वेदांता, नैल्को, टाटा स्टील और हिंडाल्को की भी तगड़ी पिटाई। मेटल के साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स भी करीब 5% टूटा। 5 से 7% गिरे ब्लू स्टार, वोल्टास और वर्लपुल। साथ ही कैपिटल मार्केट, कैपिटल गुड इंडेक्स, रियल्टी और डिफेंस में भी जोरदार गिरावट। 4% तक टूटे सभी इंडेक्सेस। वहीं रुपए की कमजोरी से IT में चुनिंदा शेयरों में खरीदारी। मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की आज अहम बैठक। FPIs के लिए कैश सेगमेंट में फंड नेटिंग पर राहत संभव। साथ ही मैनेजमेंट के लिए फिट एंड प्रॉपर नियमों को भी आसान बनाए जाने की उम्मीद। साथ ही रीट और इन्वेट के नियमों में बड़े बदलाव पर विचार संभव। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे। 500 पॉइंट निफ्टी नीचे है और ये तो तब है जब हम 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी देख चुके हैं लोअर लेवल से। और चारों तरफ इस समय वर्ल्ड मार्केट में एक कोहराम सा मचा हुआ है वीरू। और अब हाई से आज के लो पर हम एग्जैक्टली 15% नीचे थे निफ्टी पर। जी हाँ, 15% के करीब की 52 वीक हाई, वहाँ से करेक्शन हो चुकी है। 26,400 के आसपास का जो लेवल था वहाँ से करीब और अब 52 वीक लो से हम सिर्फ 3.5% दूर रह गए निफ्टी पर। 52 वीक हाई और लो भी रख दीजिए निफ्टी का। ये देखिए 26,373 था और लो 21,743 था। तो अब हम 52 वीक लो के काफ़ी करीब हैं एक्चुअली। और अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अब अपने हाई से करीब 16%, जी हाँ 16% के करीब फिसल चुका है। और आज का सबसे ज़्यादा डराने वाला जो आंकड़ा है ना, वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब एक बार रखिएगा एडवांस डिक्लाइन ना। मैंने जब ये डेटा पॉइंट्स भेजे थे तब हम 1:16 पर थे। अब हम करीब 1:14, 1:15 पर हैं। इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन वीरो सिर्फ कोविड टाइम में था और हम ऑलमोस्ट सेंटिमेंट वाइज तो वहाँ पहुँच चुके हैं। लेवल वाइज ऑब्वियसली हम अभी भी उससे काफ़ी ऊपर है क्योंकि वो 6 साल पहले का समय था, लेकिन सेंटिमेंट वाइज तो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखें कोई भी सेक्टर इस समय पॉजिटिव नहीं है, कोई भी सेक्टर
इस समय इंडिया में पॉजिटिव नहीं है। एक बार प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, एक बार वहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर वापस आएंगे। इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय
सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए है। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी,
संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी है। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत है। इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़ा सवाल ये है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा। देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय के युद्धों के दौरान उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्टरप्शन आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3,000 रुपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध कराई गई। अध्यक्ष जी, देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं।
पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही डीएपी और एनपीके के आयात के लिए भी हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है। अध्यक्ष जी, सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं। इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। मैं सदन के माध्यम से देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जनरेशन से लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सरकार की तैयारियां उसको रिन्यूएबल एनर्जी से भी मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोवर्धन योजना के तहत देश में आज 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ाते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी
भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हाँ, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य और काफ़ी जो मोदी जी ने बात कही, ऑब्वियसली इस समय ज़रूरत है थोड़ा सा एनर्जी नीड्स पर फोकस करने की, एग्रीकल्चर पर फोकस करने की। जो बात कही प्राइम मिनिस्टर ने वीरू कि खाड़ी देश में हमारे 1 करोड़ भारतीय भी रहते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन आंकड़े दिए हैं जो हमारे खुद के रिजर्व्स हैं ऑयल एंड गैस के। आई थिंक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही। और साथ में ऑब्वियसली ये भी बात रखी गई है कि हमने पहले भी ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स देखे थे, आगे भी देखेंगे और शायद वी विल कम आउट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस। लेकिन खैर ये चीज़ तो क्लियर है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, मार्केट ने भी उसको थोड़ा संज्ञान लिया, लेकिन मार्केट में दिक्कत तो है ही। देखिए, डॉलर रुपया 94 के काफ़ी करीब है। एनर्जी सिक्योरिटी एक इशू है हमारे लिए और ब्रेंट क्रूड अभी भी 110 के ऊपर है और इंडियन बास्केट 150 के पार है। लेकिन रिकवरी जरूर हुई है थोड़ी मार्केट में, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच कितनी रिकवरी होगी। बिल्कुल अनुज, पीएम का स्टेटमेंट एनर्जी सिक्योरिटी और मतलब प्राइसिंग तो खैर एक मुद्दा है, लेकिन मैं अनुज अब आता हूँ कोर मार्केट्स पे। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि बाजार की डायनेमिक्स में दशा में कोई परिवर्तन नहीं है। इट्स स्टिल एंड स्टिल ऑन राइज। अगर आप डायरेक्शन में कमिटेड है तो कमिटेड रहिए। अभी का प्राइस क्या किसी प्रकार की चुनौती पोस्ट कर रहा है क्या बेयर्स को? ये डायरेक्शन क्या कह रही है अनुज? उसके बाद मैं आऊँगा थोड़ा सा दूसरे एसेट क्लास पे भी, बट सेटअप क्या कह रहा है इस वक्त?
देखिए वीरू, मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हमारी जो मार्केट में वार्निंग थी ना, वो इसी टाइम की थी, इसी टाइम की वार्निंग थी हमारी, जो हम लगातार कह रहे थे कि अभी तो मार्केट में चीखें निकालने वाली गिरावट बाकी है। क्यों ये व्यू इस चैनल पर लिया गया था और कंसिस्टेंटली लिया गया था, कंसिस्टेंटली। और मुझे इस चीज़ का गर्व है कि हमने कम से कम लोगों का पैसा नहीं डुबाया और हमेशा एक सिंपल व्यू रखा। मुझे शौक नहीं था नेगेटिव होने का। कुछ लोगों ने ट्रोल किया ना और मतलब कहा कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है। हाँ, अब कहाँ गई वो पॉजिटिविटी? वो एक ही दिन में क्यों पॉजिटिविटी गायब हो गई? अगर आपकी वो पॉजिटिविटी थी तो वो रखनी चाहिए थी पॉजिटिविटी। अब जब पॉजिटिविटी है ही नहीं, अब वो क्या हुआ, एक इंसान वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, थेरेपिस्ट को बोलता है कि ये थेरेपिस्ट बोलता है आज तो बड़े खुश नज़र आ रहे हो। बोलता है कि हाँ, वो मैं दूसरे थेरेपिस्ट के पास गया था और शायद आपको भी ज़रूरत है उसकी। तो अभी क्या है कि मार्केट में अब इस समय मामला सारा का सारा यही है। हमें शौक नहीं था नेगेटिविटी करने का, लेकिन फेक पॉजिटिविटी से नुकसान हुआ लोगों का। और अगर उस समय पे हमने भी फेक पॉजिटिविटी रखी होती कि नहीं कुछ नहीं है, बाय करते रहिए, हर डिप पे बाय करिए, हर 200 पॉइंट के डिप पे बाय करिए, तो क्या होता? इवेंचुअली लोगों का कितना पैसा लगा होगा इस पूरे पिछले 2 हफ्ते में, कितना पैसा बच सकता था और जिन्होंने सुन के बचाया होगा ऑब्वियसली। और देखिए क्या है ना कि हर लेवल पर ये सब स्टॉक देकर हमें कोई फंसाने का शौक नहीं था। भली बात हुई कि आप इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, काफ़ी ट्रोलिंग भी हुई, लेकिन देखिए हमारी एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, वो हमारी दर्शकों की तरफ थी। और जब बाज़ार अच्छा होगा तब हम एक बिंदास लॉन्ग कॉल भी लेंगे। पहले भी लिया, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं लिया। अब आपका दूसरा जो सवाल है उस पर भी जवाब दे देता हूँ। देखिए ये बाज़ार जो है ना, ये वीरो, ये बाज़ार लेवल का नहीं है, ये बाज़ार सेंटीमेंट का है। और हर लेवल टूटने पर कोई ना कोई नया लेवल आ जाएगा। 24,800 से मैं लेवल सुन रहा हूँ, 24,800, फिर 24,500, फिर 23,800, फिर 23,500, फिर कुछ नया लेवल आया 22,700। अभी वो कहते हैं ना, आज दुग्गल साहब ये बने, अभी एक नया लेवल आया 21,800। अब ये कहाँ से लेवल? अब ये क्या है ना, अब बंदर डांट फेंके कहीं ना कहीं तो लगेगा वो। और ये इस तरीके की बातें हो रही हैं इस समय। देखिए ना, आपके कहने से ना, मेरे कहने से ना, किसी और के कहने से इस बाज़ार में बॉटम बनेगा। और एक चीज़ आपको, मुझे, हम में से किसी को नहीं पता कि ये युद्ध कब और कैसे ख़त्म होगा। और ये वाली जो लड़ाई है ये अलग है। ये पहले दिन ही बात हुई थी, ये रिलीजियस लड़ाई थी। ये लड़ाई जो थी ये छोटी मोटी, ये रशिया यूक्रेन वाली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई भारत पाकिस्तान वाली लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई इजराइल और हमास वाली लड़ाई नहीं थी, जिसमें हमने लगातार एक व्यू लिया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसी दिन। ये लड़ाई एक रिलीजियस और एक एग्जिस्टेंशियल लड़ाई थी। जब यूएस ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन को नहीं मारा गया था, एक रिलीजियस लीडर को मारा गया था। ये लड़ाई जो है वो अंत तक चलने वाली लड़ाई थी। ये उस तरीके की लड़ाई थी और ये चल रही है। अब देखिए आप, क्रूड रुका हुआ है ना, 110 115 के ऊपर रुका हुआ है। तो इस बाज़ार में ट्रेंड के साथ रहें। और देखिए वीरू, ऐसा है, ट्रेंड एक ना एक दिन तो बदलेगा, लेकिन अभी कहना थोड़ा टफ है कि ये कब बदलेगा। अभी लेकिन अगर आप देखें तो एक और चीज़ ऐड करना भूल गया, सॉरी, एक और चीज़ ऐड करना भूल गया। अगर मार्केट में शॉर्ट करके पैसा बन रहा है तो शॉर्ट करके पैसा बनाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आपको आना चाहिए शॉर्ट करके पैसा बनाना, अगर आप कर सकते हैं तो। इन्वेस्टर्स पेन में हैं और ये बात मैं समझता हूँ। और लेकिन बाज़ार में कोई चैरिटी नहीं होती। जस्ट बिकॉज एक इन्वेस्टर क्लास मार्केट में पेन में है, मार्केट उठ के ये नहीं कहेगा कि चलिए ठीक है, आपको इस पेन से हम रिलीव कर देते हैं। ये 2021 से 24 वाला बाजार नहीं है कि कुछ भी और कभी भी चल जाएगा। सॉरी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे। अनुज, ठीक है, ये बात होगी हमारी डायरेक्शन की। इस डायरेक्शन में भी अगर आप देखें अभी बहुत कुछ पेंडिंग है। मिड कैप्स में, लार्ज कैप में लॉसेस है, कोई रिकवरी नहीं यहाँ पर। अनुज, लेकिन आज का दिन डिफरेंट है ना। आप देखिए, आप इक्विटी, आप देखिए करेंसी, आप देखिए कमोडिटीज। जनवरी फरवरी में मार्केट थोड़ा सिंक हो रहा था तो आपको गोल्ड और सिल्वर में एक स्कोप मिल रहा था, आप उसके थ्रू इक्विटीज में भी कुछ चंक्स को खेल रहे थे। बट इट्स ए कंप्लीट एसेट क्लास कोलैप्स टुडे। इसको कैसे रीड करना चाहिए? बिल्कुल, एक काम करते हैं, इसको कैसे रीड करना है, इसमें मैं एक और वॉइस जोड़ लेता हूँ। लता मैम भी हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे समझ लेते हैं। क्योंकि अभी हम डॉलर में देखिए 94 तक जा रहे हैं और ब्रेंट क्रूड 114 क्रॉस कर रहा है। एक बार इस एसेट क्लास पे व्यू हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा।
तो मैम 94 मतलब क्या 90 से 91, 92, 93, 94 बहुत फास्ट आया है। लेकिन इस बार एक चीज़ ये है कि कोरियन वन वगैरह बाकी सब भी गिरे हैं, मतलब पिछली बार तो हम अकेले गिर रहे थे, लेकिन ये क्या ये एक छोटा सा तसल्ली है कि बाकी करेंसीज हमसे आज के लिए कुछ ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन वो इसलिए है कि रिजर्व बैंक हमेशा की तरह डॉलर्स ऑफर कर रहे हैं फॉल को स्मूथ आउट करने के लिए, इसलिए हम कम गिर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा कुछ मैक्रोज अलग है, हमारा मैक्रोज उल्टा हमारे पास के मुकाबले काफ़ी वीक हैं। और मैं वो इसलिए कह रही हूँ कि अब तक हमें कभी भी 2 साल लगातार बीओपी डेफिसिट नहीं हुआ है, मतलब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट नेगेटिव, ये कभी नहीं हुआ है। जब करंट अकाउंट तो हमारा डेफिसिट रहा ही है, जो हमारे लिए अच्छा भी है, और वो हम हमेशा कैपिटल फ्लो से भर पाए हैं। अगर हमने नेगेटिव पाया है तो वो एट अ टाइम 1 ईयर ही हुआ है, 2008 में हुआ, FY9 जिसको हम कह सकते हैं, और वैसे ही FY13, FY12 में हुआ है, लेकिन लगातार 2 साल कभी नहीं हुआ। अब साफ जाहिर है कि ये साल हमको 50 बिलियन एटलीस्ट नेगेटिव बीओपी होना है, और लास्ट ईयर हमारा ऑलरेडी नेगेटिव 5 बिलियन था। अब लगता है कि जैसे लोग क्रूड ऑयल के ट्रेंड्स कह रहे हैं या फोरकास्ट कर रहे हैं, वो 100-120 तक जा सकता है, और शायद जब सेटल होगा, जब युद्ध एंड होगा, तभी भी वो शायद 90 बिलियन में $90 पे बैरल में एंड होगा, या $80 पे। वापस 65 को जाना मुश्किल है, क्योंकि आप समझ लीजिए हम सरकार से क्या सवाल कर रहे हैं, आपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स क्यों नहीं बनाया जैसे चाइना ने बनाया? तो जब ऑयल प्राइसेस घटेंगे, सब लोग अपने रिजर्व्स बनाएंगे, तो ज़्यादा खरीदी होगी। इसीलिए द गेस ऑफ द मार्केट इज कि ये शायद द बेस्ट केस सिनारियो इज दैट क्रूड का प्राइस FY27 में शायद $80 to $90 है। अगर ऐसा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट 1% से ज़्यादा होगा। अगर हम ये साल 1% के कम वाले डेफिसिट के लिए कैपिटल फ्लोज नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो नेक्स्ट ईयर क्या हम वो गैप को भर पाएंगे? और वो क्यों आएगा? अगर वॉर ढल जाएगा, हमारे सामने AI खड़ा है, और सॉफ्टवेयर अर्निंग्स पर एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क है। शायद फ्लैट होगा, शायद गिरेंगे नहीं, लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं, ये एक डर है। सो चांसेस ऑफ एन FII कमिंग एंड बाइंग इज अ लिटिल लेस, क्योंकि आते ही उनका एक नुकसान हो सकता है। सो एट द मोमेंट इट इज अ परफेक्ट स्टॉर्म, एवरीथिंग इज apparently working against us. No one is ready to tell us that rupee 95 पे टर्न हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही नहीं है, even if the war ends. I mean, there may be a short position adjustment, but not a healthy appreciation of the currency. इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए you are seeing the continuous fall. The negative on the rupee is that no one is able to call a bottom. बिल्कुल, नो वन इज़ एबल टू कॉल द बॉटम। शुक्रिया मैम। और ये बात होगी डॉलर रुपए की, और फिर वो था ना, बचपन में हम कहते थे कि 10 चूहे मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार बिल्ली बहुत परेशान कर रही है, तो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, सब जाके घंटी ले आते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि घंटी बांधेगा कौन, है ना, सबसे पहले अनुज, मैं और एक बात कह दूं, वी हैव टू कीप एन आई ऑन बॉन्ड यील्ड। अब की बार बॉन्ड यील्ड ना 6.85 चला गया है, बिल्कुल, वो भी एक डेंजर है। और इंडिया की बॉन्ड यील्ड के साथ साथ यूएस की बॉन्ड यील्ड पे भी नजर रखिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि यूएस की जो 30 ईयर की बॉन्ड यील्ड है, वो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे देगी एट व्हाट पॉइंट जो पेन यूएस में भी इतना हो जाएगा कि इवन वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कहेगी कि बस आपका बहुत हुआ, अब इस वॉर को खत्म करिए। नहीं, पिछले बार जब येन से गड़बड़ हुई थी, आपको याद है, वो बॉन्ड विजिलेंटेज टुक द यील्ड टू 4.5, और तभी ट्रम्प साहब पीछे हट गए। वही अभी exactly, वो उम्मीद है। एग्जैक्टली वो उम्मीद है। तो बॉन्ड मार्केट पे ध्यान रखिए, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट पे ध्यान रखिए। शुक्रिया लता मैम, ऑब्वियसली आते रहेंगे आपके पास बार बार। लेकिन वीरू, वो जो आपने सवाल किया था ना, बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अब हम एक ऐसी मार्केट में हैं जहाँ कोई सेफ हेवन बाइंग नहीं है। मतलब आप सोचे कि कहाँ पैसा रखूँ, मैं गोल्ड में पैसा रखूँ तो गोल्ड 10% नीचे है, निफ्टी 12-15% टूट चुका है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की शक्ल बिगड़ गई है। जो मैं कह रहा था ना, तो बचपन में शरारत करते थे तो माँ कहती थी कि मार मार के शक्ल बिगाड़ दूंगी। आज वो वाली हालत है। श्रीराम फाइनेंस देखिए, 880 रुपये, मतलब 840 पे तो डील हुई थी, 880 आ गया उसका रेट। मन्नापुरम देखिए कहाँ पर आ गया, मन्नापुरम का रेट देखिए। तो ये मार्केट में इस समय ना, अब आपको कुछ स्टॉक्स के रीजनेबल प्राइसेस मिल रहे हैं वैसे, ठीक है। इशू वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, सबसे पहले खरीदे कौन इन स्टॉक्स को। या तो आप SIP इन्वेस्टर बन जाएं,
SIP इन्वेस्टर करके आप बाय करें, ठीक है, या फिर आप वेट करें, मैं अभी शांति से बैठूंगा, जब सब कुछ हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगी, अब भले ही मैं 5% 10% महंगा लूँ, मैं तब खरीदूंगा, ऐसे करेंगे। चलिए काम करते हैं वीरू, अब फटाफट मैं आपको कुछ रफ्तार के घोड़े फिसड्डी स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की, क्योंकि थोड़ा समय हो गया है इस समय। एक्चुअली काम करते हैं ट्रेड्स ही ले लेते हैं, छोड़िए इन सबको क्योंकि बहुत लेट हो रहे हैं हम। अब हमारा पैनल तैयार है, एक बार सबको लेकर आइए स्क्रीन पर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। चलो मानस जी, आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या इस समय की आपकी ट्रेड होगी? तो देखिए अनुज जी, पीआई इंडस्ट्रीज पे एक सेल रिकमेंडेशन है। स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2787 के प्राइस चल रहे हैं। 2850 2850 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे। 2650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में। चाहे तो 2800 वाला पुट ऑप्शन जो 61 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 34 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। 120 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में भी पॉसिबल है। ओके, पीआई इंडस्ट्रीज पे सेल कॉल मानस जी का। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी का मेरा बाई कॉल रहेगा HCL टेक्नोलॉजीज पे। HCL टेक्नोलॉजीज ने 20 डे मूविंग एवरेज वापस रिगेन किया है और 2 दिन के हाइस को भी स्टॉक ने निकाला है, तो करंट लेवल के आसपास बाई करें, 1360 के आसपास चल रहा है। 1342 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1389 तक के टारगेट्स HCL टेक में देखने को मिल सकते हैं, तो पोजिशनल बेसिस पे HCL टेक्नोलॉजी को बाई करने की सलाह है। ओके, चलिए अब राजेश सातपुते जी के पास चला जाए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए ट्रेड आपकी इस समय की। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरा भी बाय साइड का ट्रेड होगा टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, 20 डे में को इसने रिगेन किया है। 1380 का वो लेवल था, 1390 पे चल रहा है, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 1370 पे और एक स्विंग लेंगे इसका, जिसका टारगेट होगा करीबन 1420 से लेके 1440 टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा पे यानी 2 आईटी स्टॉक्स पे कॉल आ चुकी है। HCL पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे राजेश सतपुते जी का टेक महिंद्रा पे कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग व्यू। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड ऑन द सेल साइड होगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस ऑन द सेल साइड ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज के सेशन में एक शार्प सेल ऑफ देखने मिला है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म बहुत नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। मेरा टारगेट होगा 700 का और ऊपर में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो है 788। ओके जी, मैं सोचा था गाबा सर कहाँ हैं आज, गाबा सर दिख नहीं रहे थे विंडो में, पता चला कि अच्छा आप दिख रहे हैं गाबा सर। ओके, नहीं आप तो हैं ऑब्वियसली गाबा सर, मैं कहता विंडो में नहीं दिख रहे थे। गाबा सर गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू। एक्चुअली शॉर्ट रहेगा और शॉर्ट रहेगा अंबुजा सीमेंट। ट्रेड कर रहा है 396 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे करीब 400 का, मतलब 4 रुपए का स्टॉप है। डाउन साइड टारगेट 385, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। अंबुजा सीमेंट शॉर्ट। ओके, प्रकाश सर सीमेंट को भी चटका रहे हैं 395 पे। अंबुजा सीमेंट्स पे सेल कॉल 395 पे। और पंकज, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनु सर। सेल साइड का ट्रेड रहेगा, DLF के फ्यूचर्स के ऊपर सेल साइड की सलाह रहेगी। 515 की रेंज में इसमें सेल करना है। कैरेसाइड नेगेटिव डाइवर्जन में आ रहा है, तो 500 रुपए के टारगेट के लिए इसको प्ले करना है। 525 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, चलिए अच्छा वीरो, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अब एक बार अंबुजा सीमेंट लेकर आइए जरा। अंबुजा सीमेंट अभी गावा सर ने सेल कॉल दी, भाव देख रहे हैं इसका आज का 395 रुपीज़ पर शेयर। आपको पता ये है वो है अनुज जहाँ पे डील हुई थी? हाँ, 385 रुपये पे डील हुई थी। 385 रुपये पे डील हुई थी। 385 रुपये पे होलसेल ने ओपन ऑफर दिया था और इसका 5 साल का चार्ट रखिएगा। देखिए क्या, जैसे कहते हैं ना कहाँ का कहाँ, वो अर्श से फर्श पर वाले बात जो है ना, वो 2 केस हो गए ना अनुज, धुरंधर 2 टू में केस हो गए था। ना। हाँ, श्रीराम फाइनेंस का और अंबुजा का 2 केस हो गए। कहाँ का श्रीराम में तो अभी 3 महीने हुए हैं डील को। श्रीराम में तो 3-4 महीने हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ एक बात को, ये तो चौथा साल है। अगस्त 2022 में डील हुई थी। अगस्त 2022 में डील हुई थी 385 रुपये पर। आज मार्च 2026 में 385 रुपये भाव वापस आ गया है। मतलब ये तो वो वाली बात है। मैं जो पिछला 1 महीना है ना, उसमें स्टॉक्स जो गिरे हैं ना, वो आप समझिए
पिछले 3-4 सालों की लोगों की मेहनत ख़राब हुई है। अगर आप समय पर इस मार्केट में नहीं बेच पाए तो आज आपका पोर्टफोलियो इन सर्टेन केसेस 40, 50, 60, 70% नीचे होगा। ये मार्केट का वो वाला फेज़ है जिसमें मैं सच बता रहा हूँ, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है इस चीज़ में कि कौन से स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ही स्टॉक्स हैं और यहाँ से भी अभी तो काफ़ी स्टॉक्स और गिर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए केयरफुल रहें और थोड़ा संभल कर चलें। शरद जी के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रहेगी एक ढंग का स्टॉक चुनने का। शरद जी, गुड आफ्टरनून। बताइए इस रबल में से क्या पिक किया जाए? गुड आफ्टरनून जी। अभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थोड़ी आसान हो गई है, इतना गिर चुके हैं सारे स्टॉक्स। लेकिन हमें लगता है लुपिन एक बढ़िया बेट होनी चाहिए इन लेवल्स पे। कंपनी की जो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एक आ रही है रिस्पेरिडोन, उसके 180 डे एक्सक्लूसिविटी है। और प्लस मुझे लगता है कि एलएआई और कॉम्प्लेक्स ड्रग्स में जैसे जैसे इनकी एक्सपेंशन होती है आने वाले समय में मार्जिन में मार्जिनल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ग्रोथ रेट्स वगैरह कंपनी मेंटेन कर पानी चाहिए। क्रॉनिक थेरेपीज में सिंगल डिजिट ग्रोथ चालू रहनी चाहिए। आर&डी में लगातार कंपनी एक्सपैंड कर रही है। इनहेलेशन पोर्टफोलियो जैसे जैसे इंप्रूव होता है, मुझे लगता है वहां से काफी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से अगले साल 2 साल कंपनी लगभग 8-10% रेवेन्यू ग्रोथ और 15 से 18% पैट ग्रोथ करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मार्जिन भी 23 से 25% के आसपास रहनी चाहिए। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी लगभग 100-105 रुपए जैसी अर्निंग्स डिक्लेयर करेगी और उस पे 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2,500-3,000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से लुपिन। अरे शरद जी, बड़ा प्रकृति के बहुत नजदीक बैठे हैं क्या? 2:45 बजे कोयल की आवाज आ रही है आपके पीछे से, है? पीछे पेड़ वेड़ है काफी। गजब गजब गजब। मैं तो सोचा था क्लाइमेट यहीं अच्छा है आजकल। अच्छा, कलकत्ता में क्या हाल चाल है इस वक्त? 2-3 दिन से तो मौसम काफी ठीक है। यहाँ 20-21 के लोज हो रहे हैं, तो ये मार्च के हिसाब से काफी ठंडा है। मार्च के हिसाब से काफी ठंडा है। और अनुज, यही कारण है कि वोल्टास ठंडा, ब्लू स्टार सब ठंडा, ठंडा ही ठंडा। अरे वीरू, इस मार्केट में बेचारे वोल्टास और ब्लू स्टार क्या करेंगे? जब आप देखिए, जब इस तरीके का हाल हो रहा है मार्केट में, देखिए ना, मतलब आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए आप एक बार जरा, है ना। मैं और क्या ज़्यादा आपको एग्जांपल दूं, एक बार आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट रखिएगा। आज का रेट देखिए आप, 1226 है ना। ये इसका 52 वीक लो है, फ्रेश 52 वीक लो है। एक बार फायर करिए प्लेट 52 वीक हाई और लो की, ये 52 वीक लो है इसका। तो अब आप वोल्टास बेचारे की क्या ही गलती है, उसको क्या ही बोल लेंगे आप। एचडीएफसी बैंक भी 52 वीक लो पर है ना। सिर्फ एक कुछ ही स्टॉक्स हैं एसबीआई जैसे जो हालांकि गिरे ये भी है, लेकिन ये फिर भी एटलीस्ट अपने 52 वीक लो से कोसों दूर है। ये देखिए, ये एचडीएफसी बैंक का आज फ्रेश 52 वीक लो। यहाँ फिर भी थोड़ा पैसा बन रहा है आपका एसबीआई में, ये फिर भी कम गिरे हैं स्टॉक्स, लेकिन अदरवाइज तो गिरे ये भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिरे। 1234 से 1039, मतलब 200 रुपये तो एसबीआई में भी निकाल दिया आपने मज़े मज़े में। तो गिरावट तो यहाँ भी आई है काफ़ी। और एचडीएफसी को बैंक कहते हैं अनुज करेला और नीम चढ़ा। एक तो बाजार में गिरावट, दूसरा आपके बैंक स्पेसिफिक इश्यूज, और जो लास्ट वीक हुआ अनुज, मैं कैलकुलेट कर रहा था इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस, एचडीएफसी बैंक का ये वो लेवल है जो एग्जैक्टली जून 2024 में था, यानी पोस्ट कोविड जो लेवल था, लो था ना, अगर आप उसको सब्सट्रैक्ट करें 200 वेमा से, तो ये वो लेवल है। तो किस कदर का प्राइस डैमेज है ना। बिल्कुल। बट अभी भी इसको भी अभी भी फॉलिंग नाइफ बोलेंगे ना अनुज। आईसीआईसीआई बैंक इज समथिंग डिफरेंट, है ना। 100%। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरा मानना तो ये है कि अभी तो एचडीएफसी बैंक से आप दूर रहें। जब कुछ तो दिक्कत है बैंक में, जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है? जस्ट बिकॉज एचडीएफसी बैंक है इसलिए मार्केट में वैसे ही इतनी अलग अलग जगह पर अलग अलग स्टॉक्स है, इसको क्यों लेना है? चलिए काम करते हैं, अब अभी तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और टॉपिक्स पे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मेटल शेयरों की। आज मेटल शेयरों में क्या तगड़ी बिकवाली है। इंडेक्स 5% से ज़्यादा नीचे। आशीष से समझते हैं कि क्यों इतना प्रेशर है इस स्पेस में। आशीष, चारों तरफ गिरावट देखने को मिलेगी और निफ्टी मेटल इंडेक्स अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक लुढ़क चुका है। अब गिरावट दिन के दौरान 4% के आसपास की देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर गिरावट गहराई है। अब दरअसल अगर आप देखें तो कॉपर अपने 3 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है। सोने का पिछले हफ्ते का जो परफॉर्मेंस है, पिछले 40 साल में सबसे खराब हफ्ता आपको देखने को मिला। सिल्वर में देखें तो हाई से सब्सटैंशियल गिरावट देखने को मिल रही है और अभी भी मौजूदा भाव आप एमसीएक्स में देख लीजिए, सोने और चांदी में किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। बड़ा कट यहाँ पर है।
अब इसके पीछे के कारण अगर आप देखें तो एक तो जो डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है उसका कारण है, दूसरा हॉकिश स्टांस जो फेड की तरफ से आ रहा है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिस्ट्रप्शन है इसके चलते इंडस्ट्रियल डिमांड भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो नतीजा बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा साफ है, चारों तरफ आपको गिरावट नजर आएगी। लेकिन गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर आप खास नजर रखिएगा, क्योंकि सोने में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही है इनके लेंडिंग पर खास असर होता है। जो लोन टू वैल्यू होती है इसमें गिरावट आती है। सोना घटेगा तो जो डिसबर्समेंट ये कम कर पाते हैं उसका एक इम्पैक्ट है। तो अब आप देखें तो कुछ स्टॉक्स है जैसे मुथूट है, मनोपुरम है, इनका तो मेजॉरिटी डिसबर्समेंट गोल्ड लोन का ही होता है, लेकिन साथ में सीएसबी बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, 51% के आसपास का इनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है। अब टनेज की बात करें तो जो पिछले क्वार्टर में आपको देखने को मिला इसमें आप मुथूट के नंबर्स को देखिए जिसमें सीक्वेंशियल तौर पर तकरीबन 2% की गिरावट नजर आई, और सीएसबी बैंक में कोई भी आप देखें तो यहाँ पर बढ़त नहीं नजर आई। गोल्ड लोन्स की बात करें तो जिस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, एक बात तो बड़ा साफ है कि जिस प्रकार से सोना घट रहा है, इनकी जो एलटीवी है इसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी और स्टॉक्स बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हैं। आप चाहे मनोपुरम को देखें या मुथूट, दोनों में बड़ी गिरावट है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप देखें इन गोल्ड फाइनेंस कंपनियों के पीछे गिरावट के इस क्रैक के पीछे का कारण आशीष समझाते हुए शुक्रिया आशीष। एक काम करते हैं, अब इस थोड़ा सा अगर आप देखें टॉपिक से डेविएट करके थोड़ा सा हट के फटाफट कैश कॉल्स पे आते हैं। देखिए थोड़ा ट्रेड्स हम फटाफट लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेड्स भी और कैश कॉल्स भी। कैश कॉल्स 3 करके एक करके आएंगी, प्रकाश राजेश सबूते जी और मानस जी एक करके कॉल्स देंगे। मानस इनफैक्ट 100 मिले यहाँ पे, क्या पिक कर रहे हैं आप? पहले प्रकाश सर के पास चलते हैं। प्रकाश सर, कैश कॉल क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है एंटेरो। एंटेरो ट्रेड करा है 1160 के आसपास, स्टॉप लगा 1125 का। यस, मेरे ख्याल से 1200 फर्स्ट टारगेट रहेगा, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है एंटेरो। एंटेरो आपका अगर आप देखें तो कैश कॉल प्रकाश का बस सकता है। राजेश जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी देखिए, स्ट्राइड फार्मा पे मेरी नजर है। स्ट्राइड फार्मा का बेस अच्छा है, 900 890 पे बेस बन रहा है, 915 चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 905 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस। टारगेट होगा करीबन 935 940 का स्ट्राइड फार्मा। ओके, स्ट्राइड्स फार्मा 913 पे आपका बाय कॉल है। स्ट्राइड्स को देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मैं बाद में देखूंगा, पहले एक काम करते हैं ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। सौमिल आपका कैश ट्रेड क्या रहेगा? मेरा कैश ट्रेड होगा केएसबी लिमिटेड। केएसबी में 200 डेली मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया है। कुछ समय पहले एक ब्रेकआउट ऊपर के तरफ हुआ था, वो ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा सेल ऑफ देखने मिला है, लेकिन आज फिर से 20 डेली मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस बैक मिला है। मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्टिव है और यहाँ से एक अच्छा रैली वापस से देखने मिल सकता है। टारगेट रहेगा 840 का और स्टॉप लॉस रहेगा 755। ओके, चलिए काम करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, जहां हाहाकार मचा हुआ है। सोने और चांदी दोनों में आज लोअर सर्किट लगे। क्यों मचा है कोहराम? मनीषा जी जान लेते हैं। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या हुआ मार्केट्स में? जी हाँ, अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला है अनुज। अगर आप दोनों ही कमोडिटीज़ यहाँ पर देखें तो अपने हाई से तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिखाती हुई नजर आई हैं। लोअर सर्किट्स यहाँ पर हैं और इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद अब इस साल के लिए सोना और चांदी दोनों यहाँ पर नेगेटिव में तब्दील हो चुके हैं। जिस तरह का मिडिल ईस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक वो था तब तक बाजार यहाँ पर सेफ हेवन दिख रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़े हैं, इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं और अब बाजार को लगने लगा है कि जो रेट कट हैं वो शायद नहीं होंगे, शायद इस साल में कोई रेट कट नहीं होगा। और अगर इसी तरह की स्थिति यहां पर चलती रही, कच्चा तेल ऊपर गया, तो शायद एक रेट हाइक यूएस फेड यहां कर सकता है, जो सोने और चांदी दोनों के लिए यहां पर पॉजिटिव नहीं जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉलर इंडेक्स में तेजी है, ट्रेजरी यील्ड्स यहां पर ऊपर हैं और सोना चांदी लोग बेच रहे हैं ताकि जो बाकी जगह पे उनके लॉसेज हैं उसको वो पूरा कर सकें। तो इसका भी इंपैक्ट हमने सोने चांदी पे आता हुआ देखा है। अगर आप ऑल टाइम हाइज देखें गोल्ड के लिहाज से तो वो $5600 एन आउंस था। आज हमने यहां पर 4100 का लो टेस्ट होते हुए देखा है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो सोना 1,80,000 का ऑल टाइम बनाने के बाद आज 1,30,000 तक फिसलता हुआ नजर आया। काफी हद तक यही सीन यहां पर चांदी में भी देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $120 की चांदी आज $60 तक फिसलती हुई नजर आई। और जहां तक भारतीय बाजारों की बात है,
4,20,000 की चांदी 2 लाख रुपए तक यहां पर लुढ़कती हुई नजर आई है। तो 48% का डिक्लाइन हमने यहां पर चांदी में भी अपने हाई से इस साल में बनता हुआ देखा है। और जैसे मैंने कहा, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ यहां पर गिरावट है। पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो सोने में 18 और चांदी में 28% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और 2025 में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाने के बाद 2026 में अब तक सोना 2.5% नेगेटिव जा चुका है और चांदी 12.5% इन द नेगेटिव है। ओके, बिल्कुल बहुत बड़ी गिरावट इस समय आपको दोनों में देखने को मिलेगी। हालांकि चांदी अभी भी ईयर टू डेट एक साल में पॉजिटिव रिटर्न, लेकिन अपने हाई से 30% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। शुक्रिया मनीषा जी। तो ये बात होगी गोल्ड सिल्वर की। चलिए बैक टू एक्विटीज़। देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, एक बार निफ्टी लेकर आइए वापस। कोई भी रैली, कोई भी रिकवरी जो है वो टिकती नहीं है। अब एक और रिकवरी हो रही है। अब ये देखना है कि ये टिकेगी या नहीं टिकेगी। 22,637 पर हैं हम इस समय। धमाकेदार ऑप्शंस का समय हो गया। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे हम मानस जी से, अरुण जी से और पंकज जी से। तो मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, ऑप्शन के लिए आईएक्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। आईएक्स में देखें तो कंसोलिडेशन जोन के लोअर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो आईएक्स का 115 वाला पुट ऑप्शन जो ₹2.80 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। ₹1.5 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹6 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईएक्स की अगर आप देखें तो यहाँ पर पुट ऑप्शन। अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेन जी, मेटल इंडेक्स में ब्रेकडाउन है तो जेएसडब्ल्यू स्टील के पुट को लेने की सलाह रहेगी। इन द मनी पुट लें। 1120 का पुट 28-29 रुपए के आसपास चल रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है 24 रुपए के आसपास और 41 रुपीज तक के टारगेट 1120 के पुट में आ सकते हैं। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के जस्ट इन द मनी पुट को लेने की सलाह रहेगी। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील का पुट लेने की सलाह है। पंकज जी गुड आफ्टरनून, आपकी ऑप्शन ट्रेड? डॉक्टर रेड्डी के ऊपर 1260 का पुट खरीदारी की सलाह रहेगी। एक क्लीन ब्रेकडाउन यहाँ पर दिखाया है, मारूबोजू कैंडल बनी हुई है। 23 रुपए की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 16 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 35 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये समय आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज का पुट ऑप्शन लेने की सलाह। मार्केट थोड़ा सा रिकवरी के मूड में है। दिक्कत क्या है ना वीरू, इस समय मुँह से रिकवरी निकलता नहीं है, वो फील हो जाती है। तो मतलब थोड़ा सा डर भी लगता है ना बोलने में भी। और अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। हाँ वीरू। हाँ, रिकवरी शब्द आजकल बहुत सवाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, नजर न लग जाए ना, इसलिए। हाँ, कहते हैं कभी कभी कागज पे लिख के दे दो, यूं ना बोलो। हाँ, कागज पे लिख के दे दो। टफ फेज है। मैं एक और स्टॉक दिखाता हूँ आपको। एक बार ना लोधा डेवलपर्स का चार्ट लेकर आइए ज़रा और देखिए क्या मतलब पहचान में नहीं आएगा ये स्टॉक। ये इसका रखेंगे ज़रा 1 महीने का चार्ट लोधा डेवलपर्स का। और रियल्टी स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर है ये ऑब्वियसली। ये देखिए ये, और ये वीरू एफएनओ का स्टॉक है। मुंबई के शायद मेरे ख्याल से ओबेरॉय के बाद नंबर 2 प्लेयर होगा मुंबई का, और शायद नंबर 1 की भी लड़ाई लड़ रहा हो मुंबई की मार्केट में। और ये देखिए आप, ये चार्ट क्या कह रहा है आपको, जिस तरीके से गिरा है 32% 1 महीने में। और ये तो मैंने रैंडमली, मतलब मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ आज अभी प्राइस देखा, मैंने 731। कितने स्टॉक्स हैं जिसमें आप देख के कहेंगे ये स्टॉक स्प्लिट तो नहीं हो गया, इसमें कुछ बोनस एडजस्टमेंट तो नहीं हुई है इसमें? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना देख के कि यार ये कहीं कोई बोनस की एडजस्टमेंट तो नहीं है, जिस तरीके से ये स्टॉक्स गिरे हैं। और ख़ास तौर से मार्च के महीने में जिस तरीके से स्टॉक्स गिरे हैं वो देख के लगता है। एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, एक बार लेकर आइए 1 महीने का ही चार्ट आईडीबीआई बैंक का। और खैर इस पे तो लगातार वार्निंग थी हमारी, बहुत दूर रहने की, कोसों दूर रहने की। कितना 90 से नीचे नहीं बिकेगा, 90 से नीचे नहीं बिकेगा, कितनी लोगों ने बात की थी। कहाँ आ गया ये स्टॉक? 70 रुपये के भी नीचे आ गया आज की डेट में। खैर एनीवे, एक और काम करते हैं, एक और स्पेस की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस की। सिटी ने एक भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रिपोर्ट निकाली है और क्या डायनामिक्स बन रहे हैं वॉर के बाद, क्या रिस्क हैं, ये सब समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और रिपोर्ट की टैगलाइन भी हमारी टीम ने खुद से बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है कि गैस का गम, ओएमसीज में जोखिम कम। इस चीज़ को आप समझिए। अब सिटी की पूरी रिपोर्ट का जो सार है मैं आपके सामने रख देता हूँ। सिटी ये कह रहा है कि अगर
रिकवरी आती है, युद्ध खत्म होता है, तनाव कम होता है, तो ऑयल में रिकवरी तो आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगी। अब रिकवरी से मेरा मतलब प्राइस की रिकवरी नहीं है, सप्लाई साइड के इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, लेकिन गैस में जो सप्लाई साइड के इश्यूज हैं वो इतनी जल्दी सॉल्व देखने को नहीं मिलेंगे। और दरअसल अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो कतर में LNG की फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हुई हैं उससे ग्लोबल आउटपुट पर 17% का असर है, ये रिस्टोर होने में कई साल लग जाएंगे। तो गैस के जो स्टॉक्स हैं ये इतने बेहतर तरीके से वेल पोजीशन नहीं है, इसी के चलते इनका जो फोरकास्ट है वो बता रहा है कि CY27 यानी कैलेंडर ईयर 2027 में अब आप देखें तो जो गैस की कीमतें आपको एलिवेटेड साइड पर ही देखने को मिलेंगी। गेल थोड़ा सा बेहतर पोजीशन है, पेट्रोनेट LNG में दिक्कत है क्योंकि पेट्रोनेट LNG गैस इंपोर्ट करता है तो इनकी दिक्कतें कम नहीं होंगी, लगातार प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना गिरने के बाद भी स्टॉक आप देखें तो आज बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अगर युद्ध में थोड़े बहुत भी शांति के संकेत देखने को मिलते हैं तो जो ब्रेंट का लेवल 110 से $120 के आसपास है, ये अगले 3 से 5 हफ्तों में $70 से $80 प्रति बैरल के आसपास देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी देंगी क्योंकि हाई से बड़ी सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। एक तो सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की खास बात है कि इनकी डिविडेंड यील्ड बड़ी अट्रैक्टिव है। अब इतने करेक्शन के बाद ज़्यादातर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये लेस देन 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही हैं, और HPCL के मुकाबले आप देखें तो इन्हें BPCL और IOC काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन रिपोर्ट का सार ये है कि गैस में दिक्कत जारी रहेगी, ऑयल में रिकवरी जल्दी आएगी। गैस में दिक्कत जारी रहेगी, ऑयल में रिकवरी जल्दी आएगी। शुक्रिया आशीष। शरद जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या और कुछ नहीं तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड के लिए खरीदे? मतलब BPCL ने करीब करीब ₹17.5 का डिविडेंड दिया था, तो उस हिसाब से अगर आप देखें, अब पता नहीं इस बार दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, लेकिन अच्छी खासी 6-6.5% की यील्ड हो गई। हाँ जी, अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है HP, BP, IOC तीनों में ही काफी बढ़िया डिविडेंड यील्ड है, और अभी जो वैल्यूएशंस पे भी आप देख रहे हैं कि करेक्शन में वो काफी स्टीप है, और मेरे हिसाब से जो आशीष ने बोला है वो एकदम वैलिड पॉइंट है। हालांकि कतर में कितना डिस्ट्रक्शन हुआ अभी हमें आइडिया नहीं है, कितना टाइम लगेगा वापस आने में, वो क्लैरिटी आने में, बट ऑब्वियसली गैस को वापस सप्लाई नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली OMCs मुझे लगता है कि वो जो व्यू है कि जैसे जैसे ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते में क्लैरिफिकेशन आती है कि ये वॉर और कितना टनेगा नहीं टनेगा, उसके हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑयल के प्राइसेस फटाफट नीचे आने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म डायनामिक्स फेवर में नहीं है ऑयल के, और उसका फायदा OMCs में आपको अक्रॉस द बोर्ड मिलना चाहिए। हमारी टॉप बेट HPCL है, हमें लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा है, लेकिन कंपनी कंपैरेटिवली छोटी है, IOC सबसे बड़ी कंपनी है, और डिविडेंड यील्ड तीनों ही कंपनीज में काफी रोबस्ट है, तो मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया कॉन्ट्राबेट है लेवल्स पे ये पूरा सेगमेंट OMCs का प्ले करने के लिए। 5-7 दिन का पेन हो सकता है एट मैक्स। ओके, मीनवाइल एक बार डॉलर रुपये देखते हैं वापस 95, मतलब 93.95, सॉरी कहीं लोग घबरा जाए, 93.95 ये इस समय रेट है, और 94 बहुत जल्द हिट हो जाना चाहिए। वेदांता ने ₹11 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, आज बोर्ड मीटिंग थी, एक्सपेक्टेड भी था। लोधा की बात हुई थी, लोधा आज हमने सुबह चार्ट GPT में जो वीक काउंटर्स पिक किए थे उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर लोधा ही था। देखिए ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में मनी मेकिंग आइडियाज़ नहीं है, हाँ ये है कि आपकी हिम्मत है क्या शॉर्ट करने की, इस मार्केट में पैसा बनाने की, अगर आपकी थी तो लोधा ने, और अच्छी पूरी की पूरी डिक्लाइन जो है ये स्क्रीन पर प्ले हुई है। देखिए कहाँ खुले हम, 780-85 पे खुले थे, अब इस समय 730 पर हैं। तो चलिए 4 का चौका ले लेते हैं फिर बीरो, 4 का चौका मानस जी से लेंगे, सस्ता ऑप्शन, फिर चलेंगे राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, अरुण जी के पास मिड चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी है हमारे साथ। तो मानस जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए जायडस लाइफ के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। जायडस लाइफ में अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो 860 का पुट ऑप्शन जायडस लाइफ का जो 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें ₹8 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, ₹25 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, राजेश सतपति जी आपका FNO सुपरस्टार। वीरेन जी देखिए, मैं एस्ट्रल बेचने की सलाह दूंगा। एस्ट्रल में एक ब्रेकडाउन है, 1600 के आसपास का वो सपोर्ट था जो तोड़ा है, 1560 के नीचे चल रहा है, जो कि इसका 50 DMA है, तो स्टॉप लॉस रखे 1560 के हिसाब से 1575 का, और स्विंग को प्ले करें। इसका जो पहला सपोर्ट बनता है टारगेट 1 और रहेगा करीबन 1510 एस्ट्रल सिर्फ।
ओके, आपका एस्ट्रल सेल कॉल हो गया। अरुण जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। अरुण जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, मेटल के बाद रियल्टी इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन है और कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन स्टॉक्स में भी नजर आ रहे हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टी को सेल करने की सलाह रहेगी। 1492 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। 1510 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1458 तक के टारगेट्स गोदरेज प्रॉपर्टी में आ सकते हैं। क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है और यहाँ से मुझे लग रहा है इजीली आपको 30 से 40 रुपए की डाउनसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओके, अब शरद जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए, आपने क्या पिक किया? जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा एसआरएफ लिमिटेड। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में डाइवर्सिफाइड है। हालांकि केमिकल्स में आज के दिन मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज है, लगभग 46% और 70% इबिट का। और कंपनी गाइड कर रही है 2200-2300 करोड़ जैसा कैपेक्स अगले 2 साल में सालाना करने का, जो भी मेजरली केमिकल्स में रहेगा। तो हमें लगता है यहाँ पे ये कैपेक्स से ड्रिवन ग्रोथ और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। पैकेजिंग फिल्म्स और जो फैब्रिक और बेल्टिंग फैब्रिक्स है, टायर कॉर्ड फैब्रिक है। तो हमें लगता है अगले 2 साल में ये जो कैपेक्स है जैसे जैसे प्ले आउट होता है HFO रेफ्रिजरेंट्स में और फ्लोरोपॉलीमर्स में, उसका फायदा नंबर्स में आना चाहिए। ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन हमने स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं 24-25% जैसी ग्रोथ आपको बॉटम लाइन में मिलनी चाहिए। तो 85 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। 14-15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ भी आपको मिल जानी चाहिए। तो अगर 85 रुपए के आसपास की अर्निंग आती है, 35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 3000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एसआरएफ लिमिटेड। ओके, चलिए एसआरएफ ये मिड कैप फंडा की ट्रेड होगी। ध्यान रखिएगा 3 से 5 साल का नज़रिया रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मार्केट में रिकवरीज नहीं टिक रही हैं। फिर से हम 22,550 के करीब इस समय ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ओके, चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका जुड़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे पंकज मुरारका से और उनसे समझेंगे कि इस मार्केट में क्या करें। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। और ये मेरे ख्याल से कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस तरीके का सेंटीमेंट, इतना सेंटीमेंट ख़राब हमने 2020 के बाद पहली बार देखा है मार्केट में, ऑलमोस्ट 6 साल बाद। आपका क्या भी होगा इस समय मार्केट में, क्या अप्रोच होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून अनुज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 6 साल में कोविड के बाद जो बाजार में हमने सेल ऑफ सेंटीमेंट देखा है, प्रॉब्लम इतना एक्सट्रीम 5-6 साल के बाद हम देख रहे हैं। थोड़ा सा हमें माहौल को समझना होगा अनुज। दुनिया में वर्ल्ड इज इन मिडस्ट ऑफ अ वॉर, और एक ये जो ऑयल प्राइस बढ़े हैं इस वॉर के चलते, ये एक इंडिया के लिए परफेक्ट इकोनॉमिक शॉक है। बिकॉज हम सब जानते हैं कि इंडिया वी इम्पोर्ट 90% ऑफ आवर एनर्जी, एंड ऑयल प्राइसेस आप देखें तो जो लो पे $65 से फिलहाल $120 या $115 के आसपास चल रहे हैं। हालांकि ये एलिवेटेड है, जैसे भी ये वॉर समाप्त होगा ऑयल प्राइस वापस रिट्रेस करेंगे। पर ये अब क्योंकि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिडिल ईस्ट में एक रियल डैमेज हुआ है, तो ये हमें मान के चलना होगा कि अगर वॉर खत्म भी हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस शायद अब वापस $80 के आसपास रहेंगे, ऐसा मानना है ऑयल विशेषज्ञों का। तो ये इंडिया के लिए इकोनॉमिक शॉक है और मार्केट उसी चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है 2 चीज। एक, इसका इम्पैक्ट जरूर, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे है और इंडिया पे थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज हम लोग 90% हमारी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। और आज मार्केट, आई थिंक आज या पिछले 10 दिनों से मार्केट उसी फेयर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर एट द सेम टाइम ये भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इसका इम्पैक्ट है, पर वी कैन डील विद दिस। दिस इज अ क्राइसिस। Probably now that we are in the 4th week of the war, this is the longest oil crisis that the world has seen after 1973. Even the 1973 oil crisis lasted only for 3 weeks. So now that we are in the 4th week, this has become even longer than that. Having said that, all I'm trying to say is we can deal with this. In the short term, there is an impact. It's difficult to fathom or figure out the exact impact of this because situations are changing on an everyday basis. अच्छा पंकज जी, पर एक बात ये है, पहले तो नमस्कार, मेरी तरफ से वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हम हमेशा एक मल्टी एसेट अप्रोच की बात करते हैं, इक्विटी, देन वी हैव डेट, कमोडिटीज, है ना।
इस बार तो ऐसा हो रहा है, मतलब आज तो ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग। आई मीन लुक एट सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी। आप बॉन्ड यील्ड्स को देखिए कहाँ पे जा रही हैं, क्या स्विंग मिल रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में। आपको क्या लगता है? आई मीन अब आप जस्ट एम पुटिंग इंस्टेंस ऑफ सिल्वर, मान लीजिए जनवरी में आपने एक किसी भी माध्यम से, चाहे वो ETF के जरिए सिल्वर लिया हो, आपने सिल्वर एक्यूमुलेट किया 4 लाख तक, आज उसका प्राइस है 2 लाख। कैसे डील करें इस सिचुएशन को? अपने एसेट क्लास को कैसे जो एलोकेशन है उसको कैसे डील करना चाहिए इस वक्त? हाँ वीरेंद्र जी, जो आप जो बोल रहे हैं सही है। अक्रॉस एसेट क्लासेस सेल ऑफ है। ये किसको हम हमारी भाषा में ग्लोबल कैपिचुलेशन बोलते हैं, कि ऐसी कोई एसेट क्लास बची नहीं है जो इससे इंपैक्टेड नहीं है, बिकॉज ये इवेंट इतना बड़ा हो गया है कि इसका पूरी दुनिया पे असर आएगा। एंड आई थिंक वो रिफ्लेक्ट कर रहा है अक्रॉस एसेट क्लासेस, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ा सा स्पाइक आया है या यील्ड्स ऊपर गई हैं। तो ये दिख रहा है दुनिया में, हर तरह के फाइनेंशियल मार्केट में चारों तरफ दिख रहा है। जहां तक गोल्ड और सिल्वर की बात है, मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट हमें ये भी समझना होगा कि वो इसी तेजी से ऊपर भी गए थे लास्ट 2-3 महीनों में। अगर आप कैलेंडर ईयर 25 देखेंगे तो गोल्ड वाज अप समथिंग लाइक आई थिंक 60%, जो गोल्ड की हिस्ट्री में आफ्टर 1970s मतलब किसी एक साल का हाईएस्ट रिटर्न था। तो ये मुझे लगता है मतलब वो प्राइसेस अपसाइड में भी गोल्ड और सिल्वर और काफी कमोडिटीज ने एक्सेसेस किए हैं, तो ये उस एक्सेसेस की अनवाइंडिंग है। मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये बोलना चाहूंगा आपके इन्वेस्टर्स को, जहां तक इक्विटी का सवाल है, कि अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, लास्ट 10 साल, लास्ट 25 साल में, 50 साल में इस तरह की क्राइसिस हुई है दुनिया में, और क्राइसिस आती हैं चली जाती हैं। इंडिया एक फंडामेंटली स्टेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 घंटे बाद क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। स्क्रीन देख के पैनिक होना ऑब्वियस है, बिकॉज स्टॉक प्राइस आर डाउन, फॉलिंग बाय 5-10% ऑन अ डेली बेसिस, आर डाउन 20-30% इन लास्ट 1 मंथ। बट अगर आप मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी स्टेबल है। इसका हायर ऑयल प्राइस का इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा, बट जो कि मैं कहना चाह रहा हूं कि वी कैन डील विद इट। एंड और ये क्राइसिस, इस तरह की जो क्राइसिस आती हैं, इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं। जहाँ की हमने शुरू किया था ये डिस्कशन, जो बोल रहे थे कि कोविड के बाद इस पिछले 5-6 सालों की सबसे बड़ी क्राइसिस है, तो हमें ये भी समझना होगा कि जिन लोगों ने कोविड क्राइसिस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उनके रिटर्न्स काफी शानदार रहे थे उसके बाद आने वाले 4-5 साल। तो मेरा ये कहना है कि ये उसी तरह की एक क्राइसिस है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुई है। और इस समय जो स्टॉक मार्केट में कंपनी में, अच्छी कंपनियों में, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, he will make very healthy returns or very nice returns over the next 3 to 5 years. So जो हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कहते हैं कि every crisis is an opportunity to invest into good companies, मुझे लगता है एक वैसा ही माहौल या बाजार में एक आया है, या उसको हम क्राइसिस भी बोल सकते हैं, पर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इसको हमेशा अपॉर्चुनिटी कहता हूँ। पंकज जी, इस समय मार्केट की सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी है HDFC बैंक और ICICI बैंक ने। सबसे ज़्यादा FI की सेलिंग भी यही होती है, लेकिन दोनों 52 वीक लो पर, और दोनों ने कुछ ना कुछ निराशाजनक चीज़ें करी हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, खासतौर से HDFC बैंक ने, वरना इस तरीके से स्टॉक नहीं गिरता। 3 महीने में 25% जिस तरीके से ये गिरा है। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? तो आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं अनुज। जब कभी भी एक मैक्रो इकोनॉमिक शॉक होता है अगर किसी इकोनॉमी में, तो उसका सबसे पहले इम्पैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर पे देखा जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक गिरते हैं बिकॉज ये मानना रहता है कि उसका जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक का इम्पैक्ट सीधा फाइनेंशियल सेक्टर पर आता है, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है एक इकोनॉमी का हार्ट होता है, उसके ऊपर ही, फाइनेंस के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी चलती है। और वही हमको एक देखने मिला है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में, जिस तरह से बैंक्स काफी डाउन है। HDFC बैंक में स्पेसिफिक इवेंट हो गया है जहां पे वी हैव सीन अनटाइमली एंड अनएक्सपेक्टेड एग्जिट ऑफ द चेयरमैन, और उसकी वजह से मार्केट काफी मतलब उस चीज को लेकर कंसर्न हुए हैं। और वो बिकॉज इसमें FIs की ओनरशिप ज्यादा है तो वो दिख रहा है। मेरा ये मानना है फर्मली कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर एंड लीडिंग बैंक्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग HDFC एंड ICICI बैंक आर वेरी स्टेबल, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमें लगता है इंडियन इकोनॉमी के फंडामेंटल्स और इन बैंक्स के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है कि वी कैन डील विद इट। और हमें ऐसा नहीं लगता है कि इस शॉक की वजह से कोई बैंक्स के NPAs बढ़ेंगे। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के नजरिए से देखूं, 2 साल, 3 साल, 5 साल के एंगल से नजरिए से देखूं, तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू दीज बैंक्स। मैं और ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा कि वी एज
investors, we as fund managers, we have positions in both these companies. ओके अच्छा पंकज जी, एक प्रश्न पूछूं यहाँ पे। पिछले थोड़ी स्थिरता आईटी में आई है और इतने बड़े डैमेज के बाद एक ऐसी स्पेस में स्थिरता आ रही है, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? स्पेशली आई मीन कुछ इंस्टेंसेस में, आई मीन लुक एट हैप्पीएस्ट माइंड की मैनेजमेंट ने जो कहा, हालांकि वो कंपनी स्पेसिफिक इशू था, देन एसेंशियल के नंबर्स और उनकी गाइडेंस में हल्का सा अगर आप देखें स्लाइट अपवर्ड ट्रिमिंग जो उन्होंने की, आपकी कुछ सकारात्मक सोच है या फिर आप अभी क्वार्टरली नंबर्स का इंतजार करेंगे या फिर आप आईटी हेड्स और जब सीईओस के स्टेटमेंट्स आएंगे, गाइडेंस आएंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे आईटी पर? वीरेंद्र जी, मेरा आईटी सेक्टर को लेकर पॉजिटिव रुझान है। मुझे लगता है पीछे में जो सेलिंग भी हुई थी वो थोड़ी सी ओवरडन थी और फिलहाल हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। जो सेक्टर खड़ा है, वन ऑफ द फ्यू सेक्टर्स जो खड़ा है, वो इसलिए भी खड़ा है कि आईटी सेक्टर पे ये जो हायर ऑयल प्राइस का जो फियर है, तो ऑयल प्राइस का कोई इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज ये सर्विसेज बिजनेस है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट होगा एंड आईटी बेनिफिशियरी भी है करेंसी डेप्रिसिएशन का, बिकॉज इन सब कंपनियों के 80 to 90% रेवेन्यूज जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं। तो जब इंडियन रुपी डिप्रिशिएट होता है तो सेक्टर को फायदा होता है। तो क्लियरली एक ऑयल का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और करेंसी डिप्रिसिएशन का सेक्टर को फायदा होगा। तो और सेक्टर क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते पहले सेक्टर में काफी करेक्शन आया था, मुझे लगता है वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हैं। इनफैक्ट आईटी सेक्टर के वैल्यूएशंस अब 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाले लेवल पे पहुंच गए हैं बहुत सारी कंपनियों के, जहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स में 4 से 5% फ्री कैश फ्लो यील्ड है इन कंपनियों में और 4% डिविडेंड यील्ड भी है काफी कुछ कंपनियों में। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन कंपनियों से ग्रोथ इंप्रूव होगी। तो मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द सेक्टर जहां पे इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ओके, आखिरी सवाल, कोई और स्पेसिफिक जहां पर आप इस समय आपको लग रहा है कि रेट्स प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव हुए हैं? आईटी बैंक्स की हमने बात कर ली, इसके अलावा कोई और थीम जहां पर आप सेलेक्टिवली पैसा लगाएंगे? ऑटोज मुझे लगता है अनुज, ऑटोज में काफी करेक्शन हुआ है और ऑटोज का डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। हायर फ्यूल प्राइस की वजह से ऑटो सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा, बट गिवन इंडिया की जो मीडियम टर्म ग्रोथ स्टोरी है, मुझे लगता है ऑटोज में मुझे लगता है कि यहाँ से जो वैल्यूएशंस हैं, जो प्राइसेस हैं, यहाँ से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके नेक्स्ट 2 से 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो माय अंडरलाइंग मैसेज इज कि आई नो मार्केट्स डाउन है, क्राइसिस है, फियर है, जो घट गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है ये वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी इंडिया में एवरी 5-6 ईयर में एक ही बार आती है। कोविड में क्राइसिस हुई थी, इस समय हमें अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक बुल मार्केट चला, वापस चांस नहीं मिला क्राइसिस में बाय करने का, अट्रैक्टिव प्राइस पे बाय करने का। तो मेरा ये मानना है कि ये वैसी ही एक अपॉर्चुनिटी है। सो इस समय मतलब हमें अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, डरना नहीं है। नेक्स्ट 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन क्या होगा ये मत देखिए, नेक्स्ट 3 साल का, 5 साल का व्यू लीजिए, इंडिया पे फेथ रखिए। दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इनटू इंडियन इक्विटीज। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टरों से बातचीत की। पंकज जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में फिर आपसे बात करेंगे और इस बीच निफ्टी दिखाई, इट्स 22505, यानी हम इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम अनुज ये प्राइस देखा था हमने 11 अप्रैल 25, है ना? कैसे अप्रोच करें इस क्लोज को, कल के लिए व्यू, और यक्ष प्रश्न, क्या शॉट ले जाएंगे या फिर वही सुबह आके एक बार फिर से कुआं खोदें और पानी पिएं, क्या कहते हैं? देखिए, अगर आपने आज कमाया तो ऑब्वियसली अपना ये पानी पूरा पी कर जाएं। अगर आपके पास पहले का टैंकर है तो ऑब्वियसली फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप शुरू से शॉर्ट हैं, और शुरू से मैं ये नहीं कहता कि 26,000 से ना, वो नहीं, एक 24,800 24,900 से एक रीजनेबल शॉट बना था, उसके बाद से वहाँ से अगर आप शॉर्ट हैं तो कैरी करें। फिर ये हो सकता है 1-2 बार 200-300 पॉइंट के बीच में रैलीज आएँ, जैसे कि हम हर हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते में 2 बार ऐसा होगा। पिछले हफ्ते, बहुत हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, आपको याद होगा पिछले हफ्ते 3 दिन की बैक टू बैक रैली हुई थी वीरू, मंडे ट्यूसडे वेंसडे की बैक टू बैक रैली हुई थी। तो थर्सडे फ्राइडे ने फिर आकर मूड खराब कर दिया और आज ही ऐसा हो गया। तो उससे पहले भी एक दिन बड़ी रैली हुई थी निफ्टी में। तो बीच बीच में ऐसी काउंटर ट्रेंड रैलीज होंगी जब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड होगा, एकदम से एफआईआईएस को भी लगेगा कि चलिए अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, दोबारा बेचेंगे जब मार्केट ऊपर आएगा तो उस तरीके का। लेकिन अगर आपके पहले से तो कैरी करें, कोई टेंशन नहीं है। अदरवाइज एक तरीका ये हो सकता है कि अगर आप
कल या परसों वाली शॉर्ट कैरी कर रहे हैं तो भले ही थोड़ा सा अपने आप को शॉर्ट पोजीशन के सामने हेज कर लें, जैसे अपना शॉर्ट कैरी करें लेकिन एक डीप आउट द मनी पुट जो 500 पॉइंट की स्ट्राइक के नीचे का पुट भी 100 रुपये पे अगर चल रहा हो मान लो, तो उसको थोड़ा सा बेच के अगर चाहे तो हेज करना चाहें, वरना उस सब क्यूटनेस की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना कैरी करें शॉर्ट। और इस समय लॉन्ग करने की गलती ना करें मार्केट में, क्योंकि इस समय ट्रेंड बहुत बड़ा नेगेटिव है। बस इस थ्योरी पे एक रिस्क रहेगा, वो जो 48 घंटे की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है, या तो उसमें कोई सोल्यूशन आ जाए या फिर वो 48 घंटे के बाद भी कुछ ना करें कल सुबह। अगर ऐसा हो गया और कल सुबह अगर ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी से खुली तो वो आपकी शॉर्ट पोजीशन के अगेंस्ट एक रिस्क रहेगा, वो आपको बस देखना है। तो इसके लिए उसके अगेंस्ट आपको अपने आप को हेज लेना है ओवरनाइट में। ओवरनाइट में हमेशा कहता हूँ कि अपनी पोजीशन को कुछ ना कुछ हेज जरूर करके जाएं, तो सिर्फ उस रिस्क के लिए हेज कर ले, वरना इंटरडे में तो मार्केट आपको मौके दे ही रहा है, जहाँ रैली रिकवरी फेल हो रही है वहाँ पर शॉर्ट करके पैसा बन रहा है। चलिए अब BTST STBT ट्रेड शुरू करते हैं बीरो। ट्रेड्स पे करना शुरू करते हैं अनुज। प्रकाश सर बताइए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए क्या पिक कर रहे हैं? मेरे ख्याल से शॉर्ट ही होना चाहिए, अगर नहीं ले जा सकते तो ठीक है, अगर लेना है तो ले शॉर्ट कर सकते हैं। एशियन पेंट्स कर रहा है 2124 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे करीब 2140, ज्यादा नहीं 16 रुपए का, डाउन साइड 2100 तोड़ देगा ऐसा लग रहा है। एशियन पेंट्स शॉर्ट, वीक स्ट्रक्चर। एशियन पेंट शॉर्ट वीक स्ट्रक्चर है। मीन वाले एक बार ना मुझे US फ्यूचर्स दिखाइए, एक बार देखिए किस तरीके से एकदम से गिरावट आई है डाउ फ्यूचर्स में, एकदम से 450 पॉइंट के करीब की गिरावट आई है डाउ फ्यूचर्स में। S&P फ्यूचर्स भी 60 पॉइंट नीचे, नैस्डैक भी 250 पॉइंट नीचे। थोड़ा इसमें परसेंटेज भी ऐड करने की कोशिश करेंगे अगली बार से ताकि आपको देखें, लेकिन बड़ी गिरावट इस समय आपको फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। तो देखते हैं इस समय ट्रेड्स क्या रहेंगी। गावत सर ने तो ले दिया शॉर्ट ट्रेड, एक मानस जी बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? देखिए PNB में एक सेल रिकमेंडेशन है अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ एक फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 105 रुपए 70 पैसे के आसपास के फ्यूचर चल रहे हैं। 107 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी बिकवाली करनी है। 107 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 102 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, PNB सेल 105 पर। स्वामिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा हुडको पर, अगेन अ सेल ट्रेड। हुडको में एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में कुछ समय से एवरेज के नीचे चल रहे हैं। शॉर्टिंग के लिए ग्रेट सेटअप, टारगेट नीचे में मेरे होंगे 155 पर और ऊपर में स्टॉप लॉस होगा 171। राजेश सातपुते जी आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज देखिए, भारत डायनामिक्स इसको सेल करेंगे, 1160 चल रहा है, मेरे हिसाब से 1120 1100 का टारगेट होगा। और जिस तरह से आज ब्रेकडाउन है, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 1185 का, भारत डायनामिक्स। BDL आपका सेल कॉल है। पंकज जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? सर बैंकिंग के साथ में ही जाना चाहूंगा, सेल कॉल रहेगा ICICI बैंक के ऊपर 1221 की रेंज में। इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी, 1232 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा। 1200 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं, अगर और भी डीप जाएगा तो 1180 तक के देखने मिल सकते हैं। ओके अरुण जी आपका ट्रेड कल के लिए? बिल्कुल अनुज जी, अगेन मेटल से ही शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। टाटा स्टील को सेल करने की सलाह है। फ्यूचर 187 के आसपास है, 190 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करें। 181 जो रिसेंट लोस थे वहां तक के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, तो STBT के लिए टाटा स्टील के फ्यूचर को बेच के चल सकते हैं। ओके STBT के लिए टाटा स्टील के फ्यूचर्स को बेच के चल सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, अब वीरो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरो कैसी रही आज की मार्केट ब्रेथ? दिखाते हैं जो आपको यहाँ पर शुक्रवार को थोड़ी सुधरी हुई थी, क्योंकि IT और फार्मा में और कुछ मेटल्स में आप देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक रुझान था, लेकिन आज फिर दुर्लभ है। जीरो में शॉर्ट कवरिंग, यानी किसी के पास शॉर्ट है तो वो कवर करने को राजी नहीं है, सिंपली वो अपनी पोजीशंस पे कमिटेड है। लॉन्ग ना के बराबर, इसे लॉन्ग ही कहेंगे। इसे एक औपचारिकता है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने 5 का स्टैक बनाया है तो उसे पूरा भरने के लिए इसने 5 लॉन्ग दिखाया। अदरवाइज शॉर्ट 153 पे एंड 53 टेक लाइन्स, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग। 5 लॉन्ग्स लेके आए डायरेक्टर साहब, सबसे ऊपर पहले इनको सम्मान देते हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट। प्रीमियर इस दौर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा, और मिड कैप IT, लार्ज कैप IT एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन HCL टेक्नोलॉजीज, कोफोर्ज टेक, महिंद्रा एंड सिंबल बैंक थी, और पावर ग्रिड डायमंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेक आज अच्छी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, लेकिन 0.75% ऊपर। ये थे 5 दुर्लभ स्टॉक्स।
शॉर्ट कवरिंग दिखा नहीं पाएंगे आपको। लोअर हार्ट डेवलपर्स जैसे कि अनुज ने मेंशन किया था, और क्या गजब का क्रैक है यहाँ पे। पेट्रोनेट एलएनजी सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, शुक्रवार के कोलैप्स के बाद आइनॉक्स विंड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सब कोलैप्स हुए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 0.7% ऊपर। आपको याद हुआ लास्ट वीक इनकी मैनेजमेंट ने टिप्पणी की थी। बाकी लॉन्ग रनिंग आपकी स्क्रीन पे सेल, बीडीएल, वोडाफोन आइडिया, टाइटन, टोरेंट पावर। एक बार टाइटन लेके आइए। टाइटन में डिस्कस नहीं कर पाया, एक बार टाइटन देखते हैं। टाइटन साहब एक बार गोल्ड भी रखिएगा और टाइटन दोनों रखिएगा। टाइटन आपकी स्क्रीन पे 3853। टाइटन ने आज इन अ सिंगल सेशन जो कोलैप्स देखा है, 6% डाउन पोस्ट 13 अक्टूबर 2025 के बाद पहली बार 200 डेमा देखा टाइटन ने। और आप यकीन मानिए फ्रॉम 100 to 200 डे का सफर इसने मात्र एक दिन में पूरा किया। पंकज, आपकी टिप्पणी क्या है टाइटन पे? अच्छा देखिए, जिस तरीके का टाइटन का स्ट्रक्चर दिख रहा है काफी डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 से 4% का और भी कट आ सकता है। जिस तरीके की गोल्ड की मूवमेंट है, गोल्ड अभी 7.5% के आसपास नेगेटिव चल रहा है, तो इसी के साथ में ये प्ले आउट होते हुए नजर आएगा। और मुझे लगता है कि 3700 और 3650 तक के टारगेट्स यहाँ पर विटनेस हो सकते हैं। ओके, चलिए अब फिर एक और चीज़ मैं बात थोड़ी सी कहना चाह रहा था। देखिए, हम सब समझते हैं इस चीज़ को कि अगर आपने कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया था तो बड़ा पैसा बना होता, और मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपने कोविड के टाइम पे इन्वेस्ट किया होता तो बड़ा पैसा बना होता। लेकिन आप और मैं दोनों थे उस समय। उससे पहले एक बार तो ऐसा भाव टूट गया था कि जो मतलब बड़े बड़े अच्छे से अच्छे लोगों की चीखें निकल गई होंगी, है ना। ये इस समय अभी वही फेज़ चल रहा है। और क्या होता है ना, देखिए पैसा तो लिमिटेड होता है ना लोगों का। एट द एंड ऑफ द डे मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड पैसा है, बस हर 5% की गिरावट पर, हर 10% की गिरावट पर आप लेते जाएं। ये कोई कुआं थोड़ा ना अनलिमिटेड, कोई फ्री एटीएम थोड़ा ना कि बस कार्ड डाला और पैसे निकाले मार्केट में डाल दिया, कार्ड डाला। जो ऑलरेडी लगा हुआ है पैसा लोगों का, उसका क्या? जो ऑलरेडी लोग, खास तौर से जिन्होंने दिवाली पे पैसा लगा दिया या जिन्होंने इस साल पैसा लगाया है, इस साल के शुरू में पैसा लगाया है, उनका क्या? तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत मुझे ना हास्यास्पद लगती है जब ये कहना कि हाँ कोविड के टाइम पे अगर आपने लगा दिया था तो इतना पैसा बन गया होता। तो फिर कोविड क्या, फिर तो और 20 साल पहले पहुंच जाते हैं। ग्लोबल मार्केट में इस समय कुछ अलग ही हो रहा है। आप देखिए कॉस्पी जैसी मार्केट 5-5, 6-6% तो दिन का काम हो गया है इसका। आज भी मेरे ख्याल से 5 या 6% है कॉस्पी। दिखाएंगे एक बज रहा मुझे कॉस्पी, ये देखिए 6.5। यूरोप देखिए, यूरोप की मार्केट में किस तरीके की गिरावट आ रही है, ठीक है ना। तो ये सब लॉजिक जो है ना, जब अपना पैसा ना लगाओ तब चलते हैं। जब अपना पैसा लगा हो ना तब ये सब लॉजिक काम नहीं करते। जिनका पैसा लगा हुआ है ना, उनसे पूछिए उनका दुख क्या है, उनका दर्द क्या है इस समय। बिल्कुल याद रखिएगा और थोड़ा सा देखभाल के, रोज़ हर ट्रांच पे पैसा लगाया नहीं जा सकता। और मुझे याद है 12,400 का इंडेक्स कोविड में 7513 का लो लगा था, और उसमें भी 3 दिन लोअर फ्रीज लगे थे। और फाइनली अनुज, आपको याद है 25 मार्च को जब सेबी ने शॉर्ट सेल को रोका था, तब जाकर एक दिन वो बना था, है ना, बॉटम। बिल्कुल 25 मार्च की बात है। देखिए तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको, उसको समझिए। हाँ। और नॉर्मली क्या होता है ना, उसकी भी एक तरीका होता है। नॉर्मली ना मार्केट में टॉप अच्छी खबर से बनता है, बॉटम खराब खबर से बनता है। ये एक मार्केट का रूल होता है। और वो बॉटम क्या होगा, कैसे होगा, कोई वायलेंट न्यूज़ आए एकदम से, क्रूड मान लीजिए 150, आपको याद है जिस दिन क्रूड नेगेटिव हो गया था कोविड में, माइनस में चला गया था, कोविड में माइनस में चला गया था, उस दिन यानी डिलीवरी के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। हाँ उसके आसपास मार्केट में बॉटम बना था। उसी को मैं उल्टा पलट दूं ना, जिस दिन ये 150 160 क्रॉस करना शुरू कर देगा ना, उस दिन शायद इंडिकेशन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कितना प्राइस डैमेज होगा। अब तो 22 तो आ गया हमारा, जो हमने 22 की बात की थी वीरू, 22 आ गया ऑलमोस्ट। 22,500 है, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है 22 में। 22,489 आ गया। हमने 22 का व्यू लिया था, और 22 भी मतलब कंजर्वेटिव व्यू था। 22 तो आ गया अब। तो अब उसके बाद अब 22 का 20 हो जाए ना अगर निफ्टी, उसमें इंक्रीमेंटल प्राइस डैमेज कितना होगा ये सोचिए। जी हाँ,
यही सोचने वाली बात है। और ऑलमोस्ट अगर देखो 22,500 की ट्रैजेक्टरी आई गई, लेट्स सी। और अभी कुछ देर पहले आपने यूएस फ्यूचर्स दिखाया था अनुज, यूएस फ्यूचर्स को एक बार देख लेते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आप देखें ये वास्तविकता हुई तो मेरे ख्याल से आपको कल शायद एक बार फिर ऑलमोस्ट वो 22,300 200 की ट्रैजेक्टरी दिखाई दे। यूएस फ्यूचर्स सिंक करते हुए 350 पॉइंट नीचे, 55 अंक नीचे S&P फ्यूचर्स, और नेस्डैक फ्यूचर्स अगर आप देखें 330 अंक नीचे। तो अनुज एक बार फिर से आज की रात भारी है, लेट्स सी। और वो 48 घंटे की डेडलाइन कब पूरी हो रही है ना? मेरे ख्याल से आज ही रात को हो जाएगी ना पूरी? सुबह 7:30 बजे, सुबह एग्जैक्ट टाइम होगा 7:41 इन द मॉर्निंग, क्योंकि कल सुबह 7:41 पर वो आई थी। और कल सुबह 7:41 पर वो 48, देखिए वो 48 घंटे का मतलब ये नहीं है कि वो 48 घंटे 1 मिनट हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दाग दी, ऐसा नहीं होगा, है ना। हाँ, वो कई बार थोड़ी सी वो धमकी भी दी जाती है ना, थोड़ा सा, ताकि कोई अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई सुधर जाए, अगर सिर्फ बोलने से काम चल जाए अगर। लेकिन देखिए आगे हुआ क्या, आखिरी का आधा घंटा देखिए, बैंक निफ्टी अब 2000 पॉइंट नीचे है, क्योंकि हिम्मत नहीं है किसी की लॉन्ग कैरी करने की इस मार्केट में। वो जो लॉन्ग पोजीशन बन भी रही थी इंट्राडे में, किसी ने अगर लेने की कोशिश भी की, बाय एंड आते आते जवाब दे दिया कि नहीं, पॉसिबल नहीं है। और देखिए 2004% बैंक निफ्टी नीचे। अब बताइए क्या कौन सी इस मार्केट में लेवल की अप्रोच काम करेगी जहां आप 2000 पॉइंट गिरेंगे, जब 500, 600, 800, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी में इस समय। खैर एनीवे जो भी है, ये इस समय मार्केट का एक टफ फेज़ है। हमने अच्छे फेजेस भी देखे, ये इस समय एक टफ फेज चल रहा है, ये भी बीतेगा। वॉल पे चलें वीरू फिर, और आज की मार्केट की क्लोज समझ लेते हैं फिर। और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग क्लोज, करीब 650 पॉइंट निफ्टी नीचे था, 22,500 के नीचे हम बंद हो रहे हैं। एडजस्टेड क्लोज देखते हैं कहाँ होगा, लेकिन ये अभी के लिए तो प्रोविजनल क्लोज तो 22,500 के नीचे है। निफ्टी IT 100 पॉइंट ही नीचे था, कम गिरा ये, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 2000 पॉइंट, 4% एक दिन में उड़ गया बैंक निफ्टी में, 51,350। मिड कैप इंडेक्स देखिए 4% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स ये भी 4% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन देखिए कितना ख़राब, 230 बढ़ने वाले शेयर, 2,866 गिरने वाले शेयर्स। सेक्टोरल लूजर्स लेकर आइए, आज मेरे ख्याल से गेनर्स में एक भी नहीं था। लूजर्स में सबसे ऊपर मेटल्स होंगे, ओके, रियल्टी उससे भी एक कदम आगे था, एक्चुअली मेटल्स ही था, मेटल्स करीब 5 था, रियल्टी ऑलमोस्ट 5 था। इसके अलावा डिफेंस में भी बड़ी गिरावट रही, 4.5% की। PSU बैंक्स गिरे, कैपिटल गुड्स, कैपिटल मार्केट, सब में बड़ी गिरावट इस समय आपको देखने को मिल रही है। गेनर नहीं है तो निफ्टी लूजर्स पर आते हैं, और निफ्टी लूजर्स में टाइटन टॉप पर। देखिए टाइटन और ट्रेंड दोनों टाटा ग्रुप के शेयर्स, दोनों रिटेल्स से जुड़े हुए शेयर्स। टाइटन 6.5%, ट्रेंड 6% नीचे आया। मेरे ख्याल से आज श्रीराम फाइनेंस में बड़ी गिरावट हुई, किसी ने नहीं सोचा था कि इतना गिर जाएगा स्टॉक, लेकिन फिर ये मार्केट है 6% नीचे। जियो फाइनेंशियल यहाँ भी 5.5% की गिरावट, JSW स्टील में 4.5% की गिरावट रही, और अल्ट्राटेक सीमेंट ये भी करीब 5-5.5% नीचे था। गेनर्स थे 1-2 इक्का दुक्का, टेक महिंद्रा था, HCL टेक था, HCL टेक 2% ऊपर था, टेक महिंद्रा हल्का सा ग्रीन में था। सुबह पावर ग्रिड ने अपना कैपेक्स बढ़ाया था तो थोड़ा पावर ग्रिड में मजबूती आई, लेकिन क्लोजिंग बेल बजती हुई वीरू, और बहुत ही ख़राब डे मार्केट के लिए आज, एक सॉर्ट ऑफ ब्लैक मंडे। बिल्कुल से कहते हैं ना अनुज, ऐसा था आज का सोमवार कि रही हर तरफ हाहाकार। क्या सोना, क्या चांदी, क्या इक्विटी, क्या रुपया और क्या क्रूड, सब देख लीजिए इस वक्त हाहाकार की स्थिति है। लेट्स सी, जैसे कि हमने आपको यूएस फ्यूचर्स दिखाया, क्रिटिकल डे, हालांकि ठीक 7:30 की बात नहीं है, दैट्स टाइमलाइन इज डिफरेंट, क्रिटिकल। ये गलत है, इसको हटा दीजिए, प्लीज़, ये गलत रेट आ गया है। हाँ सॉरी वीरू, कंटिन्यू। हाँ ठीक है, ये प्राइस थी कितने, इट्स 22493, ठीक है, क्लोज की तरफ, और जिससे क्लोज कुछ देर में आ जाएगा, तो एक बहुत ही खराब क्लोज। खैर कल के दिन फिर मुलाकात होगी आपसे मंगलवार, वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, सुबह सारी सब खबरें समीकरण लेकर अनुज में और पूरा पैनल करेगा मुलाकात। मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।